जय हिंद। तो अपन लोग जो है लास्ट क्वेश्चन वो किया था 2x2 का डिटर्मिनेंट वाला है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ डेल्टा आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट आर एक्स एन इंटू में एन प्लस 1/2 2r माइनस 1 और y एन स्क्वायर 3r माइनस 2 रूट 15 एंड 5। रुकना, एक मिनट, गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा नाम था। 3r माइनस 2 के बाद में यहाँ पे z है, उधर है n इंटू में 3n माइनस 1 अपॉन में 2। थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। फाइंड समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n डेल्टा r, ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखें तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुने। तो मैंने आपको बताया था जो चेंज होता है वही ऐड होता है। तो समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n जो डेल्टा r है, हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम जो आपको दिख रहा है ना, इसकी यही चीजें चेंज होंगी, क्योंकि डेल्टा आर अगर ये है तो आर की यहाँ पे 1 रखोगे तो यही चेंज होगा, और कहीं आर दिख नहीं रहा तो बाकी सारी चीजें चेंज नहीं होने वाली। मतलब ये दोनों कॉलम हमेशा फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो अपन ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जो चेंज होता है वही ऐड होता है ना भाई। तो चेंज कौन हो रहा है, फर्स्ट कॉलम, तो यही ऐड होगा, मतलब इसी में समीशन लग जाएगा। समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन आर, ये हो जाएगा समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन 2r माइनस 1, और ये हो जाएगा समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन 3r माइनस 2, है ना भाई। बाकी ये दोनों चीजें वैसी की वैसी लिख दो, डिक्टो जैसी हैं। n इंटू में n प्लस 1/2, ये n स्क्वायर है, ये n इंटू में 3n माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वाली थ्योरी है, तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1/2, क्योंकि समीशन ऑफ आर आर इक्वल टू 1 टू n है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो गया, जो कि n इंटू में n प्लस 1/2 होता है। और ये 2r माइनस 1 जो है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर की थ्योरी है। तो यहाँ पे r की यहाँ पे 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखो r की यहाँ पे 3 मिल रहा है, फिर 3 रखोगे 5 मिलेगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर मिलेंगे और इनका सम क्या होता है n स्क्वायर। अच्छा भाई, ये चीज क्या है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व कर लोगे, देखो ये एपी बनने वाली है, आप चाहो तो इसको रफ पे सॉल्व कर लो। समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n 3r माइनस 2 है ना ये, ठीक है। तो r की यहाँ पे 1 रखोगे तो आपको मिलेगा 3 माइनस 2 1, फिर प्लस r की यहाँ पे आप लोग 2 रखोगे तो 3 2 6, 6 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा भाई 4, फिर प्लस r की यहाँ पे 2 के बाद में आप 3 रखेंगे, 3 3 9 माइनस 2 7। तो देख सकते हो ये एपी चल रही है और बार बार कितना ऐड हो रहा है भाई 3, और कितने टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स का। तो इसमें आप लोग जो है सम ऑफ n टर्म्स का एपी का फॉर्मूला लगा दो, तो n इंटू में n प्लस सॉरी n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका d आप देख सकते हो कि 3 आ रहा है। हालांकि और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, तो मैं सिंपलेस्ट तरीके से बता देता हूँ आपको, है ना। तो n/2 है ही, ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे तो 3 का n में करोगे 3n, और 3 का माइनस 1 में तो -3 और +2 हो जाएगा 1। मतलब इस चीज का जो एडिशन आएगा वही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कितना, n इंटू में 3n प्लस 1 अपॉन में कितना भाई 2। इसका सॉल्यूशन ये आ गया, वो मैंने वहां पे सॉल्व करके भी बता दिया रफ पे, तो आप लोग ये लिख लेना, ये वाली चीज है ना। एक्स वाई जेड ऐसे ही कैसा है ही, और यहाँ पे n इंटू में n प्लस 1/2, और इधर n स्क्वायर ऑलरेडी है, इधर n इंटू में 3n माइनस 1। रुकना एक मिनट, यहाँ पे -1 आएगा, मैंने गलत लिख दिया, -3 और +2 -1 होता है ना, तो ये -1 आएगा, और अपॉन में 2 है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो 0 हो जाएगा। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल हो जाए, तो आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ना वो 0 हो जाती है। तो उम्मीद है सबको कहानी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और आज किसी को नेटवर्क इश्यू तो नहीं आ रहा ना भाई, सबको अच्छे से देख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्रैमर्स रूल शुरू करना आप। हाँ क्रैमर्स रूल सर। हाँ, क्रैमर रूल पढ़ना है आज अपने को, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो आते ही आता है एग्जाम में, जेई में, अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। अभी तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और करेंगे अपन लोग इसी प्रॉपर्टी।
ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग और इसको खत्म करते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिटर्मिनेंट √13 प्लस √3 √26 प्लस √15 और √65 प्लस 3, 2 √5 5 एंड √15 √5 √10 और 5। ये अपना डिटर्मिनेंट हो गया है ना। इसको अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, ऊपर तो नहीं जा रहा ज्यादा, दिख रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है सबको? हाँ ठीक है। तो देखो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में प्लस 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 नजर आ रहा है ना, तो हम इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। √13, देखो 13, 26 और 65 13 के मल्टीपल हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, जब 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करो तो ये भी देख लेना कि कौन सी चीज किसके मल्टीपल हो रही है। तो 13 के मल्टीपल वाली चीजें ये हैं और ये 3 के मल्टीपल वाली चीजें हैं। हम यही चाहेंगे कि 13 के मल्टीपल वाली चीजें एक डिटर्मिनेंट में रहें और 3 के मल्टीपल वाली चीजें एक डिटर्मिनेंट में। तो मैं जब 2 डिटर्मिनेंट को ऐड करके एक बना सकता हूँ, तो एक को मैं 2 में तोड़ भी तो सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे तोड़ने वाला काम करने वाला हूँ, है ना। और यहाँ पे 2 √5 और 5 और √15 ऑलरेडी है ही, √5 √10 और 5 इधर है ना। प्लस ये दूसरे डिटर्मिनेंट में ये चीजें आएंगी √3 √15 एंड 3, 2 √5 5 और √15 और यहाँ पे आ जाएगा √5 √10 एंड 5, है ना। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से √13 कॉमन आ रहा है फर्स्ट कॉलम से, यहाँ से देखो आप √5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से देखें यहाँ से भी आप √5 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से जो है ना √5 कॉमन आ गया और फर्स्ट कॉलम से √13, यहाँ से √13 गया तो 1, यहाँ से √13 जाएगा तो √2 और यहाँ से √13 जाएगा तो √5, है ना। यहाँ से √5 जाएगा तो 2 और यहाँ से √5 जाएगा तो √5 और यहाँ से √5 जाएगा तो √3 और यहाँ से √5 कॉमन लोगे तो 1, यहाँ से √5 जाएगा तो √2, है ना, और यहाँ से √5 जाएगा तो √5 बचेगा। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब इसकी वैल्यू 0 होने वाली है। अब इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से देख सकते हो आप लोग के √3 कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से √5 कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम से भी √5 कॉमन आ रहा है ना। डिटर्मिनेंट यहाँ से √3 जाएगा तो 1, √5 एंड √3 हो जाएगा, है ना। इधर से कॉमन लेंगे √5 तो ये 2, √5 एंड √3 बचेगा आपके सामने, ठीक है ना। और इधर से कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 एंड √2 एंड √5, ठीक है ना। ये चीजें मिल गई। तो ये वाली चीज तो 0 हो गई, तो इसको भूल ही जाओ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5। और एक चीज और देखो, अगर मैं C2 माइनस C1 कर देता हूँ तो ये सारी चीजें 0 आने वाली हैं। C1 माइनस C2 भी कर सकते हो। तो मैं C1 चेंज C1 माइनस C2 कर देता हूँ, ये थोड़ा बेटर लगेगा आपको। तो √3 और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा वो अपन लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो डिटर्मिनेंट में मेरे को मिल जाएगा, यहाँ पे मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूँ तो 1 - 2 -1, ये 0 हो जाएगा, ये 0। तो 2 0 बनाने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी। बाकी 2 √5 एंड √3 ऐसे ही कैसा और 1 √2 और √5 ऐसे ही कैसा। अब आप लोग क्या करते हैं भाई, एक्सपांड करते हैं फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे तो जगह नहीं है, मैं ऊपर एक्सपांड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 √3 ऐसे ही कैसा, -1 फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करेंगे तो -1 ब्रैकेट में या -1 ऐसा लिख दो आप तो भी चल जाएगा। तो -1 √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 और -√3 इंटू √2 हो जाएगा √6, है ना भाई। इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 5 √3 ब्रैकेट में √6 - 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। एनी प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का, इसके बाद ग्रामर रूल और आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। आज कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए। देखो जो क्वेश्चन RD शर्मा में है ना ग्रामर रूल के, अपन को वो नहीं पढ़ने, वो अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अपने एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन से होते हैं वो अपन लोग देखेंगे बाद में, भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी स्केलर P प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x (x²
1 प्लस पी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब जेड स्क्वायर और 1 प्लस पी जेड क्यूब इक्वल टू में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। क्वालिटी क्या हो गया, क्वालिटी डाउन हो रही है क्या? चेक कर लो सर एक बार। नहीं, ठीक है मेरे सर, पास तो सही है, मेरे पास तो सही आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। चलो आगे देखें। देखो यहाँ पर इस जब अपन लोग दो डिटरमिनेंट में तब देख करते हैं जब आपको एक डिटरमिनेंट में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा करना क्या। अब आप बताओ यहाँ पे क्या कर लोगे, कौन सी ऑपरेशन लगा दोगे कि आप इन दोनों में से किसी एक को खत्म कर पाओ? कर ही नहीं सकते। इधर 1 है, कहीं और 1 नजर नहीं आ रहा। इधर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब है, कहीं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब नजर नहीं आ रहा, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करना बहुत फायदेमंद होता है। तो इसलिए अपन लोग इसको भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक में मैं ले लूंगा 1 1 1 और प्लस दूसरे ब्रैकेट में दूसरे डिटरमिनेंट में क्या जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले इसको जमा लेते हैं अपन, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, है ना। इन दोनों का एक्सचेंज करेंगे, एक्स वाई जेड लास्ट में चला जाएगा, फिर हम इन दोनों को भी एक्सचेंज करेंगे, मतलब दो बार एक्सचेंज होगा। एक्स वाई जेड लास्ट में जा रहा है मुझे, लेकिन एक्स वाई जेड लास्ट में नहीं, मुझे बीच में चाहिए। मैं एक्स वाई जेड जो यहाँ पे आने वाला था उसको और इसको एक्सचेंज कर देंगे तो हो जाएगा। तो दो बार एक्सचेंज होने की वजह से दो बार माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें आप देख सकते हो कि इधर से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, पी थर्ड कॉलम से, और साथ में फर्स्ट रो से x जाएगा, सेकंड रो से y जाएगा और थर्ड रो से z जाएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ से x गया तो 1, यहाँ से y गया तो 1 और यहाँ से z गया तो 1, यहाँ से x गया तो x, यहाँ से y गया तो y और यहाँ से z गया तो z, और यहाँ से p गया और x भी गया साथ में, तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या पढ़ाया था मैंने आपको भाई, इसका सॉल्यूशन किसी को याद है मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था इसका सॉल्यूशन x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, यही पढ़ाया था। और इधर भी पी एक्स वाई जेड ऑलरेडी है ही, है ना। और इसका सॉल्यूशन मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इसका सॉल्यूशन मैंने पढ़ाया था वही एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये इधर भी है और ये इधर भी है, बस ये पूरा कॉमन ले लो, आपका आंसर तैयार है ना। तो ये पूरा पोर्शन कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पूरा ही चला गया उठ के, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। और यहाँ से इतना पूरा चला गया तो क्या बचा, प्लस का पी एक्स वाई जेड। और ये को आप लोगों को यही प्रूफ करना था, देख लो ये पहले लिखा है मैंने, बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हैंस प्रूफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो अपने को ये नहीं पढ़ना कि भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीजें अपन लोग छोड़ रहे हैं और अपन लोग आते हैं डायरेक्टली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी थ्योरी थोड़ी सी टिपिकल है, आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, है ना। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की थ्योरी ध्यान से नहीं समझेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, खास करके जेई के लिए। ठीक है, किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हेडिंग डालें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हालांकि आप थोड़ा बहुत ये जो है ना, ये वाला टाइप आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आप 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होते हो ना, तो वहां पे आप लोग यही चीजें पढ़ रहे होते हो एक्चुअल में, लेकिन आप लोगों ने वहां पे जो थ्योरी पढ़ी वो टू वेरिएबल की पढ़ी। सेम टू सेम थ्योरी यहाँ पर पढ़नी है आपको, है ना। स्टार्टिंग में जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ये 10th की है, लेकिन आगे जो अपन लोग पढ़ेंगे वो फिर आप लोगों को 12th की थ्योरी मिलेगी देखने को। हालांकि वो 12th में नहीं आता, क्रैमर रूल कभी भी 12th में, आज तक के इतिहास में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया 12th में, और इस साल तो वैसे ही वो सिलेबस में वैसे भी है ही नहीं, है ना भी। ठीक है ना।
तो आपको ये चीज एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, सिर्फ आर डी शर्मा में मिलेगी, और आपको आर डी शर्मा वाला ये पढ़ना ही नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो चीजें पढ़नी है। तो देखो क्या है, इससे है यहाँ सर पर दो क्वेश्चन? चीजें होती हैं। हाँ हाँ, इससे एनडीए क्वेश्चन में ये आया हुआ? क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ बिल्कुल आए हुए हैं, आए हुए हैं, आया नहीं है, आए हुए हैं, मतलब काफी सारे पूछे हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझो, यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ये आपने 10th में भी सुने होंगे, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस है ना, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंस। ठीक है कि नहीं, ये दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं अपने पास, ठीक है ना। अब इसके अंदर कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो सॉल्यूशन रख रहा है, और इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम है वो सॉल्यूशन नहीं रख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम हैज सॉल्यूशन, सिस्टम हैज सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है सिस्टम हैज सॉल्यूशन। अब सिस्टम के पास कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो अपने को देखने है ना भाई। तो सिस्टम के पास में जो है ना वो तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है कि नहीं, सॉरी दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो दो टाइप के सॉल्यूशन कौन से होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा एक, और एक क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के अंदर भी दो सॉल्यूशन आते हैं, एक आता है ट्राइवल या ट्रिवियल बोलते हैं इसको, ट्रिवियल, और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल। अब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में क्या डिफरेंस है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इकलौता सॉल्यूशन मिले। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास में आपको बता देता हूं, जब आप दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करते थे, तो दो स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी तो आपको फिर यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, है ना भाई। जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती थी, मतलब कंसिस्टिंग हो जाती थी, आपने डायग्राम बनाया होगा 10th में, तो इस केस में सर आपको वो पढ़ा था इनफाइनाइट सर, सॉल्यूशन मिलता A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है। वही वैसे वही, कर। तो आपने ग्राफ से नहीं पढ़ा ये सारी चीजें, ग्राफ से नहीं पढ़ाएंगे आपको स्कूल में। ये सर फिर उसके बाद ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया ना इसको। हाँ हाँ, वही वही वही, तो आपको ग्राफ से ही समझना है ना भाई, यहाँ पे तभी अच्छे से समझ में आएगा। आपको A1/A2 पे नहीं जाना, आप ग्राफ पे फोकस करो फिलहाल, क्योंकि जो अपन लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो टू के नहीं, थ्री वेरिएबल के अपन लोग पढ़ेंगे थ्योरी, उसके लिए आप ग्राफ से समझो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना भाई। तो इंटरसेक्ट अगर एक पॉइंट पे कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और ओवरलैप कर गई दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर तो फिर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट मतलब ये, अब सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ इसमें मिलता है। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, या ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल तब होता है जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और जेड भी जीरो हो जाए। अगर दो वेरिएबल है तो ये दोनों जीरो हो जाए, और तीन वेरिएबल है तो तीनों जीरो हो जाए, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब आपके सॉल्यूशन जीरो हो जाते हैं, मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, और अगर जेड है तो जेड भी जीरो, तो फिर उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर इनमें से कोई भी एक जीरो नहीं हुआ, जैसे मान लो z=3 आ गया, तो फिर ये नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। कोई भी एक जीरो नहीं हुआ तो नॉन ट्रिवियल, और तीनों जीरो नहीं हुए तो भी नॉन ट्रिवियल। अगली बात समझ में, ये भी नॉन ट्रिवियल कराएगा, x0 y0 हो गया लेकिन z0 नहीं है तो नॉन ट्रिवियल है, और तीनों भी जीरो नहीं हो तब भी नॉन ट्रिवियल ही होगा। तो ट्रिवियल तभी होते हैं जब तीनों के सॉल्यूशन क्या हो, जीरो, इसके अलावा जितने भी केस होंगे वो सब नॉन ट्रिवियल के हैं। अगली बात समझ में, तो ट्रिवियल का मतलब ऑल सॉल्यूशन ऑफ जेड ऑल वाला सर, वेरिएबल्स आर जीरो। तीनों जीरो होंगे तो ट्रिवियल है, और तीनों में से कोई भी एक जीरो नहीं हुआ तो नॉन ट्रिवियल। जेड और जेड दो वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अरे वो एक्स वाई जेड इक्वेशन नहीं ओके होती सर, वेरिएबल में, जेड एक्स 3D में जो आप लोग समझ पढ़ने गया वाले हो समझ गया 12th में। समझ गया सर। हाँ भाई, ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए एक ग्राफ हो गया भाई, है ना, और यूनिक के लिए एक ग्राफ है। अब दूसरा इनकंसिस्टेंस का मतलब ये होता है जब आपका सिस्टम कोई सॉल्यूशन ना रखे, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जब आपका सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं रखता तो वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। जैसे कि पैरेलल लाइन आपने बनाए होंगे, है ना भाई, जिसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो अपन लोग उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइन में अपन लोगों को सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इतनी थोड़ी फटाफट लिख डालो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिवियल में लिख देना ऑल वेरिएबल्स आर जीरो, या सॉल्यूशन ऑफ ऑल वेरिएबल जीरो, सॉल्यूशन ऑफ ऑल वेरिएबल आर जीरो। सर जितने पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन लिए, अगर सर पैरेलल लाइंस के लिए क्या बताया? नो सॉल्यूशन होता है, पढ़ा होगा ना 10th में आपने,
क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती, इसलिए नो सॉल्यूशन हो जाएगा। डायग्राम मत बनाओ, अभी मैंने ऐसे ही समझा दिया। अपन लोग जो आगे चल के जो है ना ये डायग्राम से नहीं पढ़ पाएंगे चीजें, और अभी मैं आपको डायग्राम से बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने 3D नहीं पढ़ा, और डायग्राम से मैं आपको क्रैमर रूल समझने के लिए बोलूंगा भी नहीं क्योंकि थोड़ा सा टफ, ज्यादा टफ पड़ता है वो। अब तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग चल लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम से जाओगे तो प्लेन के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और प्लेन तो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं, और पढ़ा भी होता है ना तो भी काफी टफ पड़ता है प्लेन से, ठीक है ना। इतना लिख डालो फटाफट। लिख लिया सर। हाँ, ये पूरी जो थ्योरी बताई ये पूरी 10th की है, सेम टू सेम थ्योरी 10th में होती है भाई, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपने इतना 10th में पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखें भाई। अब अपन लोग पढ़ेंगे क्रैमर रूल, ठीक है ना। इसका कोई क्वेश्चन नहीं करना सर? करेंगे ना, अभी थ्योरी थ्योरी तो देख लो। ओके सर। थ्योरी है ये, क्रैमर रूल की थ्योरी चल रही है पूरी, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ, इसको यही बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसी के अंदर ये सब आता है। तो ax या a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू में d1, आपकी इक्वेशन ये हो गई 3 वेरिएबल में। एक्चुअल में प्लेन की इक्वेशंस होती है जो अपन 3D में चल के पढ़ेंगे भी, है ना। 3D में अपना प्लेन है। नेक्स्ट हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू में कितना d2। नेक्स्ट हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू में d3। ये आपके पास 3 इक्वेशन है। तो क्रैमर जो थे ना उन्होंने एक रूल दिया, ठीक है, इन सिस्टम मतलब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल वाले। 2 वेरिएबल वाली थ्योरी बिल्कुल 10th क्लास की तरह चलेगी। अगर 2 वेरिएबल का कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आपको वैसे ही करके आना है जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अगर 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसकी थ्योरी क्या है। तो ध्यान से सुनना यहाँ पर, है ना। आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप या तो कैपिटल डी से लिख लो या डेल्टा से, तो मैं डेल्टा से लिखवा देता हूँ। तो आपका जो डेल्टा होता है, याद करना एक चीज है, रेक्टिफिकेशन है भाई यहाँ पे, वो होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। मतलब आपको इसको छुपाना है और आपको डिटर्मिनेंट बना देना है, समझ गए। ये सब इन एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये आपका डेल्टा होगा। नेक्स्ट होता है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होता है देखें, ठीक है ना। डेल्टा एक्स क्या होता है, जो एक्स के जो कोएफिशिएंट है ना उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, कांस्टेंट से। एक्स के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे a1 a2 a3 आ रहा था ना, तो एक्स के कोएफिशिएंट थे, तो यहाँ पे आपके जो कांस्टेंट वाले टर्म है ना वो आ जाएंगे b1 b2 b3। बाकी सब y और z के वैसे ही के वैसे रहेंगे, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है ना। नेक्स्ट और आगे देखें, अगर मैं बात करूं डेल्टा y की, तो इसमें किसके कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएंगे, y के, किससे, कांस्टेंट वालों से, है ना। तो इसमें x और z के वैसे ही के वैसे रहेंगे, सिर्फ y के रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से। तो a1 a2 a3, अब यहाँ पे y के आना है ना, तो y के रिप्लेस कर दो भाई, है ना। y के रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, तो d1 d2 d3 और z वाले वैसे ही कैसे रहेंगे, c1 c2 c3, ठीक है ना। ये c2 है। और लास्ट है अपना भाई क्या, लास्ट है अपना डेल्टा z। तो डेल्टा z में जो है ना, वो जो z के कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएंगे इसमें। ये मैन डेल्टा से ही सॉल्व करते हैं पर बाकी चीजें, तो z के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से, बाकी x और y के वैसे के वैसे रहेंगे, a1 a2 a3 और b1 b2 b3 और z के कोएफिशिएंट एक्सचेंज कर देंगे तो d1 d2 d3 हो जाएगा। तो ये आपको डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z और डेल्टा मिल गया। तो आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज है ना भाई। अब इसके बाद में जो क्रैमर रूल थे ना, तो उन्होंने ये बोला कि आप चाहो तो इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, या फिर आप चाहो तो ये मेरी थ्योरी से निकालो, है ना भाई। और मेरी थ्योरी से एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, और वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा, है ना। ये फॉर्मूले हो गए आपके मैन। ये x की वैल्यू डायरेक्टली आपके इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, मतलब आप डेल्टा x की वैल्यू निकाल चुके होंगे, उसमें डेल्टा की वैल्यू का डिवाइड कर देना, आपका x आ जाएगा सीधा सीधा, है ना भाई। y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो डेल्टा y में डेल्टा का डिवाइड कर दो तो आपको y मिल जाएगा, और z की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा z में डेल्टा का डिवाइड कर दोगे तो आपको z मिल जाएगा। ये पूरी थ्योरी हो गई क्रैमर रूल की, ठीक है ना।
तो इसको फटाफट लिख डालो। अब मैं आगे इसके आगे बताता हूँ कहानी जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आपकी आरडी शर्मा में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इस वाली थ्योरी से ज्यादा दे रखे हैं जो मैंने अभी तक आपको बता दी कि एक्स वाई जेड आप ऐसे निकाल लो। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस की कहानी है उसमें ज्यादा नहीं दे रखी, थोड़ी बहुत ही क्वेश्चन दिए। तो अब जो मैं थ्योरी लिखवाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सारी की सारी थ्योरी जो है ना वो इसी से ही कनेक्टेड है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। आपको ये चीजें भी आनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, है ना। हालांकि मैं आगे चल के आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि आप यही करके आना हर क्वेश्चन में, वो हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। इतना नोट कर लो। और इस लेक्चर को आप लोग एक बार और जरूर देखना भाई, ये लेक्चर टफ है। अभी तक मैंने आज तक कभी नहीं बोला होगा आपको कि भाई आप एक बार और कोई लेक्चर देखें, लेकिन ग्रामर रूल के लेक्चर को मैं बोलूंगा कि आप एक बार और जरूर देखें इस लेक्चर को, है ना। हो गया सर। हो गया, ठीक है। दोबारा देखना है इस लेक्चर को। अब जो मैं ओके पढ़ाने सर। वाला हूँ ये वाली चीज खास करके, यहाँ तक तो सबको अच्छा लग गया होगा, बढ़िया बढ़िया, है ना सब। तो चलो अब बुरा भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में आज आपको सबसे बुरा लगने वाला है, मतलब आपका दिमाग सबसे ज्यादा खर्च होगा। तो देखो भाई, ऐसे ही थोड़ी ना ये जेई में आ जाता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद सी रखनी पड़ेंगी, है ना। कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ, कुछ याद रख लो तो आप फायदे में रहोगे। नहीं तो मुझे पूरी चीजें प्रूफ कराने के लिए प्लेन के डायग्राम बनाने पड़ेंगे और वो बहुत हैवी पड़ जाएंगे। अभी आपने वो पढ़े भी नहीं है, 3D पढ़े ही कहाँ है आपने। तो कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उन पे जाओ आप लोग तो बेटर रहोगे। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपका सब कुछ 0/0 बनता है तो आप समझ जाना इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। इसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। बस आप इतनी सी चीज याद रख लो, बाकी मैं तो सब आपको यहीं पे इजीली समझा दूंगा। अगर सारे सॉल्यूशन एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों अगर 0/0 दे रहे हैं तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। बस आप ये वाली बात ध्यान में रख लो, बाकी मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, इधर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, इधर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तीनों के तीनों 0/0 दे दें तो आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बस इतनी सी चीज याद रख लो, बाकी मैं आपको सब यहाँ पर समझा देता हूँ। तो लिख लो सब लोग, 0/0 आएंगे अगर एक्स वाई जेड तीनों के तीनों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस इतनी चीज लिख लो फटाफट, यस सर। लिख डालो, ये चीज याद कर लो, ठीक है। और ये चीज कैसे आती है भाई? प्लेन से आती है। आप लोग याद कर लो, इतना सा याद करने में भाई फायदा है ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने से। बाकी चीजें मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम डेल्टा चेक करेंगे। चेक डेल्टा मतलब हम डेल्टा निकालेंगे। अच्छा डेल्टा क्यों निकाल रहे हैं? आप देखो एक्स वाई जेड के जो फॉर्मूले हैं वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा है, और वाई का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, और जेड का फॉर्मूला क्या है भाई? डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा है। टाइम ज्यादा है नहीं है, फटाफट देख लो, मेरे हिसाब से शायद टाइम हो ही गया होगा। चलो है 3-1 मिनट है ना। तो ये ध्यान में रखना। तो अपन लोग सबसे पहले डेल्टा क्यों चेक करेंगे? क्योंकि आप देखोगे तीनों के अपॉन में डेल्टा है। अगर डेल्टा 0 हो जाए तो क्या, और 0 हो ना हो तो क्या, ये आपको देखना है। अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या कहानी होगी, और अगर डेल्टा 0 हो जाए तो क्या कहानी होगी, हमें देखना है। अगर डेल्टा 0 नहीं है तो आप लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो समझ में आ ही गया होगा। नीचे वाला 0 नहीं है मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, नीचे वाला 0 नहीं है मतलब फाइनाइट। डेल्टा एक्स कुछ भी दे रहा है, मान लो 7, और डेल्टा 0 नहीं दे रहा, 0 के अलावा कुछ भी दे रहा है 2। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? ये रियल नंबर में सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब फाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, है ना भाई। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जब डेल्टा 0 नहीं है नीचे वाला तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक ट्रिवियल होता है और एक क्या होता है भाई? नॉन ट्रिवियल। अच्छा ट्रिवियल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों एक साथ 0 हो जाए तो हमें ट्रिवियल मिलेगा, ये मैंने बताया था। अब आप लोग ही बताओगे भाई एक्स वाई जेड तीनों के तीनों एक साथ तभी 0 हो पाएंगे, नीचे वाला तो 0 नहीं है, ये ऊपर ही बता दिया। अब जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों के तीनों 0 आ गए, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू 0, अगर ये तीनों के तीनों 0 हो गए तो फिर आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। देन सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल यूनिक होता है, ध्यान रखना, यूनिक के अंदर ही ट्रिवियल वाली चीज आई। देन सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब वही यूनिक सॉल्यूशन है ना भाई।
ट्रिवियल में एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे, इसलिए इसको ट्रिवियल बोलते हैं। और एक्स वाई जेड जीरो तीनों के तीनों तभी होंगे जब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या ये वाली चीज सबको क्लियर हो गई या कोई दिक्कत है इसमें? यस सर, हो गई। है ना। और नॉन ट्रिवियल कब? जब तीनों में से कोई भी एक जीरो ना हो, कोई भी एक, है ना, तीनों ही जीरो ना हो तब भी नॉन ट्रिवियल ही रहेगा, है ना भाई। तो कोई भी एक, तो अपन लोग लिख देंगे एनी वन फ्रॉम डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई कॉमा डेल्टा जेड नॉट जीरो। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक अगर जीरो नहीं है, ठीक है ना भाई, या एनी वन फ्रॉम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ठीक है ना भाई, नॉट जीरो, ठीक है ना, तो भी आपका जो है सिस्टम जो होगा वो नॉन ट्रिवियल ही होगा। और तीनों के तीनों जीरो नहीं है तो भी हो जाएगा ना भाई। तो इससे अच्छा मेरे हिसाब से ये एनी एटलीस्ट वन ऐसा लिख दो, एटलीस्ट वन फ्रॉम एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉट जीरो। मतलब इन तीनों में से कम कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम कोई भी एक। तो फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, क्योंकि कोई भी एक जीरो नहीं हुआ। मान लो डेल्टा एक्स जीरो नहीं हुआ तो ये 7/2 आ गया मान लो फॉर एग्जांपल। अगर ये दोनों जीरो भी आ गए तो भी ये नॉन ट्रिवियल में ही आएगा। ट्रिवियल तभी होता है जब तीनों के तीनों जीरो आए, कोई भी एक जीरो नहीं है तो फिर नॉन ट्रिवियल है ना भाई। ये कहानी हो गई। अब डेल्टा जीरो में दो स्टोरी है, एक होगा इनफाइनाइट और एक होगा फाइनाइट। अगर आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अगर तीनों के तीनों जीरो हो गए साइमल्टेनियसली, है ना भाई, तो फिर आपका सिस्टम कैसा बन रहा है देखो जरा। यहाँ पे देखो डेल्टा जीरो है ही, मतलब नीचे वाला जीरो है ही, लेकिन ये ऊपर वाले भी जीरो है, मतलब ये भी 0/0, ये भी 0/0, ये भी 0/0। तो मैंने आपको बताया कि जब तीनों के तीनों 0/0 हो रहे हो तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना भाई। तो आपका सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। और एटलीस्ट वन फ्रॉम डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई कॉमा डेल्टा जेड नॉट जीरो। मतलब इनमें से कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक अगर जीरो नहीं है तो फिर आपका जो सिस्टम है वो कैसा सॉल्यूशन रखेगा? नो सॉल्यूशन। और यही होता है इनकंसिस्टेंस। नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंस आता है, इसी को इनकंसिस्टेंस बोलते हैं अपन लोग, है ना। और बाकी सारी चीजें कंसिस्टेंस में आती हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला इसलिए इनकंसिस्टेंस। ठीक है ना। तो बाकी सारे के सारे कंसिस्टेंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें देखो भाई कितने सॉल्यूशन है, इसमें नॉन ट्रिवियल है लेकिन सॉल्यूशन जो है ना यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका कंसिस्टेंस हो गया। इसमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है इनफाइनाइट, तो ये भी कंसिस्टेंस हो गया। सिर्फ इसमें अकेले नो सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। तो इतनी चीजें ध्यान में रखो, बाकी अपन लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद।